हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। तो आज के वीडियो का हम लोग का टॉपिक है द इम्प्रेशनैलिटी थ्योरी ऑफ पोइट्री। क्वेश्चन आ जाए आपको, या द थ्योरी ऑफ इम्प्रेशनैलिटी इन आर्ट आ जाए, या इलियट्स इम्प्रेशनैलिटी थ्योरी आ जाए। ठीक है, तो इन सब में आप ये आंसर को लिख सकते हो। तो मेनली जो ये क्वेश्चन है हम लोग आज कवर अप करेंगे। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अगर आप लोग के सिलेबस का होगा, वीडियो अगर आपको समझ में आ जाता है ना, वीडियो के थ्रू आपकी हेल्प होती है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके ही बताना वीडियो आपको कैसे लगी, और भी इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट के साथ शेयर करना वीडियो को, ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला इंट्रोडक्शन, द इम्प्रेशनैलिटी थ्योरी ऑफ पोइट्री या आर्ट। जो भी आपको क्वेश्चन पूछा गया है, सिर्फ इम्प्रेशनैलिटी थ्योरी पूछा गया होगा तो आप सिर्फ ये लिखना, अगर पूछा गया होगा आर्ट के बारे में तो सिर्फ लिख देना द इम्प्रेशनैलिटी थ्योरी ऑफ आर्ट, या फिर पोइट्री के बारे में पूछा गया हो तो इम्प्रेशनैलिटी थ्योरी ऑफ पोइट्री से शुरू करना। इज गिवन बाय टी.एस. इलियट। ये किसके द्वारा दिया गया है? टी.एस. इलियट के द्वारा दिया गया है इन हिज एसे, उनके एसे ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट में। ठीक है, विच वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर 1919, जिसको कि 1919 में पब्लिश किया गया था इन द पेरियोडिकल नेम्ड, एक पेरियोडिकल इट मीन्स होता था एक पत्रिका, एक ऐसी मैगजीन या न्यूज़पेपर जिसको कि रेगुलर यानी जो होता है ना वीकली, सप्ताह में पब्लिश किया जाए या महीना में पब्लिश किया जाए, तो साप्ताहिक या मानसिक जो पत्रिका होती है तो उसी में पब्लिश करवाया गया था फर्स्ट टाइम इसको, द इगोइस्ट नाम के पत्रिका में। एंड लेटर, और फिर बाद में पब्लिश्ड इन हिज वर्क ऑफ क्रिटिसिज्म द सेक्रेड वुड 1922, और बाद में इसको द सेक्रेड वुड नाम के वर्क में पब्लिश करवाया गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये याद रखिएगा, इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव भी एग्जाम में आता है कि कब पहली बार पब्लिश करवाया गया। अब आगे है, इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एसे, यह एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट एसे है सारे एसे में से, निबंधों में। एंड इन्फ्लुएंशियल यानी प्रभावकारी भी है, बहुत ज़्यादा दूसरों को प्रभावित करता है। एसेज एवर रिटर्न इन द मॉडर्न पीरियड, तो मॉडर्न पीरियड में जितने भी एसे लिखे गए उनमें बहुत ज़्यादा प्रभावकारी और महत्वपूर्ण एसे है ये। दैट इन्फ्लुएंस, जो कि प्रभावित करता है, द अदर थ्योरीज, और भी जो दूसरी थ्योरीज है, जैसे कि न्यू क्रिटिसिज्म की थ्योरी जो है, जो कि मॉडर्न पीरियड में है, तो वैसी थ्योरीज को जो प्रभावित करता है वैसे एसे में से है। इन दिस एसे, इस एसे में इलियट डेवलप्स हिज कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिशन, इलियट्स डेवलप यानी अपने कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिशन के बारे में बात करते हैं। एंड ऑल्सो डिस्कस करते हैं, व्याख्या करते हैं हिज पोइटिक थ्योरी ऑफ इम्प्रेशनैलिटी, अपनी पोइटिक थ्योरी जो है इम्प्रेशनैलिटी की, उसके बारे में बात करते हैं। द एसे ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, जो एसे था ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, इज क्लासिफाइड इनटू 3 सेक्शन, तो उसको 3 सेक्शन में बांटा गया है। ठीक है, अब आगे, द फर्स्ट सेक्शन ऑफ द एसे डील्स विथ इलियट कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिशन, तो पहले सेक्शन में 3 भाग में जो बांटा गया है, क्योंकि द इम्प्रेशनैलिटी थ्योरी जो है वो मतलब ट्रेडिशन इंडिविजुअल टैलेंट में ही दिया गया था। तो पहला इसमें जो है ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट में इलियट्स के कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिशन के बारे में बात किया गया है। सेकेंड जो बात किया गया है, मेंशन हिज वेल नोन थ्योरी ऑफ इम्प्रेशनैलिटी के बारे में बात किया गया। तो यही जो आज हम लोग का जो सेकेंड है ना, थ्योरी ऑफ इम्प्रेशनैलिटी, उसी को डिस्कस करेंगे। एंड द थर्ड पार्ट इज इन द फॉर्म, और थर्ड पार्ट जो है इन द फॉर्म ऑफ कंक्लूजन, वो कंक्लूजन के रूप में है, विच डम्प्स द इंटायर डिस्कशन, जो कि पूरे डिस्कशन को खत्म करता है। अब आगे हम लोग टी.एस. इलियट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो टी.एस. इलियट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिटरेरी क्रिटिक्स, एक प्रमुख लिटरेरी क्रिटिक्स है ऑफ द मॉडर्न एज के। ही वॉज एन एसेइस्ट, एक एसेइस्ट भी थे, निबंध लिखते थे, तो पब्लिशर भी थे, प्ले राइट नाटककार भी थे, लिटरेरी एंड सोशल क्रिटिक्स, साहित्यिक और सामाजिक क्रिटिक आलोचक भी थे। एंड ही इज, और जो वह है, वन ऑफ द 20th सेंचुरी मेजर पोइट, और 20th सेंचुरी के जितने भी पोइट हुए उनमें से प्रमुख पोइट भी थे। टी.एस. इलियट, इनका पूरा नाम थॉमस स्ट्रेन इलियट है, ये भी कभी कभी ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में पूछा जाता है। हिज नेम वॉज बिकम सिनोनिम्स, उनका नाम जो है एक सिनोनिम्स है, सिनोनिम्स इट मीन्स पर्याय हम बोल सकते हैं, विथ मॉडर्निज्म यानी आधुनिकता के पर्याय के रूप में उनका नाम यूज़ किया जाता है। एंड द जनरल चेंज, और जो सामान्य बदलाव आया, दैट कम्स अबाउट इन द रिल्म ऑफ इमेजिनेटिव लिटरेचर, मतलब इमेजिनेटिव लिटरेचर के फील्ड में, रिल्म इट मीन्स क्षेत्र में जो बदलाव आया, एंड क्रिटिसिज्म में, तो उसके भी सिनोनिम्स के रूप में जाने जाते हैं, पर्याय के रूप में जाने जाते हैं। कौन? टी.एस. इलियट। अब आगे है दांव हालांकि, हिज पोइट्री में भी डिस्क्राइब्ड एज रोमांटिक, उनकी पोइट्री को रोमांटिक के रूप में भी डिस्क्राइब किया जाता है, बिकॉज क्योंकि ही वॉज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय द फ्रेंच सिम्बोलिस्ट
पोएट ऑफ द 19th सेंचुरी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रभावित थे 19th सेंचुरी के जो फ्रेंच पोएट थे उनसे। अब आगे है इमंग हिज नोटेबल वर्क्स, उनके फेमस वर्क्स में, नोटेबल प्रमुख वर्क में इंक्लूडेड शामिल है द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म, द फ्रंटियर्स ऑफ क्रिटिसिज्म, सेलेक्टेड एशे, फिर द यूज ऑफ पोएट्री एंड द यूज ऑफ क्रिटिसिज्म एंड द इंग्लिश मेटाफिजिकल पोएट। ठीक है, ये सब इनका जो है क्रिटिकल वर्क है। और इसके अलावा वो बहुत सारा स्टोरी भी लिख रखे हैं, पोएम भी लिख रखे हैं। और पोएम की बात करें तो वन ऑफ द फेमस पोएम जो है इनकी द वेस्टलैंड है। अब आगे इन द थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी, थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी में फर्स्टली इलियट टॉक्स ऑफ द फर्स्ट, पहले इलियट बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द पोएट एंड द पास्ट। ठीक है, यहाँ पास्ट हम ऊपर लिख रखे हैं, तो क्या संबंध है पोएट में और पास्ट में। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं सेकेंडली। और सेकेंड दूसरे चीज पे बात करते हैं, इलियट डिस्क्राइब्स, व्याख्या करते हैं द रिलेशनशिप ऑफ द पोएम टू द ऑथर, कि पोएम का ऑथर के साथ क्या रिलेशनशिप है। तो मेनली यही दोनों चीज़ों के बारे में बात करते हैं थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी में। अब आगे है रिलेशनशिप ऑफ द पोएट टू द पास्ट, मतलब पास्ट से पोएट का क्या रिलेशन है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये जो पास्ट रिलेशन है, ये जो पास्ट रिलेशन है और जो पोएम का संबंध है ऑथर के साथ, दोनों के बारे में डिस्कस किए हुए। तो पहले हम लोग फर्स्ट वाला पढ़ते हैं, रिलेशनशिप ऑफ द पोएट टू द पास्ट, पास्ट से क्या रिलेशन होता है, संबंध होता है पोएट का। T.S. Eliot is of the view that a poet ceases to be poet unless he is considered in relation to the past। ठीक है, तो यहाँ पे T.S. Eliot का व्यू है, दृष्टिकोण है, उनका कहना है कि एक जो कवि होता है तब तक कवि नहीं रहता है जब तक कि उसका अतीत के साथ संबंध ना माना जाए। ठीक है, तो रिलेशन सब जब तक उसका कंसिडर ना किया जाए, माना जाए पास्ट के साथ, तब तक एक कवि कवि नहीं बनता है। इट मीन्स पास्ट के साथ रिलेशन बहुत जरूरी है। देयर इज एन इसेंशियल लिंकेज बिटवीन, एक इसेंशियल लिंकेज, इट मीन्स संबंध होता है, कड़ी होता है बिटवीन द पोएट राइटिंग इन द प्रेजेंट, पोएट जो प्रेजेंट टाइम में लिख रहा है उसके बीच में, और टू द पास्ट, और पास्ट में जो लिखा गया है, उन दोनों के बीच में एक कड़ी होती है, एक संबंध होता है। वॉट एवर ए पोएट थिंक टू क्रिएट, एक जो पोएट होता है जो भी क्रिएट करना चाहता है या जो भी क्रिएट करने का सोचता है, इज द प्रेजेंट, प्रेजेंट टाइम में, इट्स बिकॉज ऑफ द ग्रेट ट्रेडिशंस विच वर्क्स एज ए प्रिजाइडिंग डाइटी, ये हो पाता है एक ग्रेट ट्रेडिशन की वजह से, जो कि एक प्रिजाइडिंग डाइटी, डाइटी इट मीन्स देवता होता है। तो यहाँ पे मतलब कर सकते हैं प्रिजाइडिंग यानी पहले के, यानी भूतपूर्व, प्रिकर्सर्स जिसको बोल सकते हैं। तो एक फॉर हिम और हर, इट मीन्स जो लेखक हो या लेखिका हो, तो उनको ना एक पास्ट के ट्रेडिशन से, प्रिकर्सर से, प्रिजाइडिंग डाइटी से हेल्प मिलती है वर्क को क्रिएट करने में। ठीक है, तभी कोई ऑथर जो है, लेखक है, पोएट है, वो वर्क क्रिएट कर पाता है। T.S. Eliot asserts, T.S. Eliot इस बात पे जोर देते हैं, नो पोएट नो आर्टिस्ट हैज हिज कंप्लीट मीनिंग अलोन, कि कोई भी पोएट का, कोई भी आर्टिस्ट का अकेले कंप्लीट मीनिंग नहीं होता। हिज सिग्निफिकेंस, हिज एप्रिसिएशन, उसका महत्व, उसका एप्रिसिएशन इज द एप्रिसिएशन ऑफ हिज रिलेशन टू द डेड पोएट्स एंड आर्टिस्ट। तो जो उसका महत्व होता है, जो उसका एप्रिसिएशन होता है, इज द एप्रिसिएशन, वो किस चीज़ का एप्रिसिएशन होता है, उसके रिलेशन का, जो कि डेड पोएट्स, इट मीन्स हम बोल सकते हैं पुराने पोएट्स के साथ या पुराने आर्टिस्ट के साथ है ना, उनके रिलेशन का एप्रिसिएशन किया जाता है। तो ये लाइन यहाँ पे पोएट बोलते हैं। और तो ये लाइन कभी कभी आपको एक्सप्लेन करने भी दे दिया जाता है एग्जाम में, तो इसमें आप ये सब लाइन लिख सकते हो कि पास्ट से रिलेशन बताते हैं, या फिर स्टार्टिंग इस तरीके से कर सकते हो कि ये जो वर्क है, ये जो लाइन है ट्रेडिशन एंड विजुअल टैलेंट से लिया गया है, जिसको कि मतलब पब्लिश कब किया गया था वो सब मेंशन करके T.S. Eliot के द्वारा लिखा गया, और T.S. Eliot के बारे में 2-3 लाइन लिखोगे, फिर यहाँ का कुछ मेंशन करोगे, तो इस तरीके से इस लाइन को एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, अब आगे है व्हाट इट मीन्स टू एम्फेसाइज इज, यहाँ जोर देने का मतलब ये है कि द पास्ट हेरिटेज, जो हम लोग का पास्ट यानी पुराना जो वर्क होता है पोएट का, कोई भी वर्क्स लाइक इटर्नल इन्फ्लुएंसेस, वो एक आंतरिक इन्फ्लुएंसेस का काम करता है, अंदर से प्रभावित करने का काम करता है। फॉर गाइडिंग, किस चीज के लिए, गाइडिंग करने के लिए, निर्दिष्ट करने के लिए, एंड शेपिंग द क्रिएटिव स्पिरिट, और क्रिएटिव स्पिरिट को शेप देने के लिए, एक आकार देने के लिए, क्रिएटिव इट मींस रचनात्मक जो स्पिरिट है, क्षमता है, उसको एक आकार देने का काम करता है ऑफ द पोएट्स के। ठीक है, तो पास्ट से जो है पोएट क्या होते हैं, इटर्नल इन्फ्लुएंस होते हैं। अब आगे है द रिस्पॉन्सेज टू द कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, इट मीन्स जो प्रतिक्रिया होती है, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस इट मीन्स हम एकत्र किए हुए, कॉन्शियसनेस इट मीन्स चेतना की, समझ की, ऑफ द पास्ट, पास्ट के, ठीक है, पास्ट के टाइम का जो एकत्र किया हुआ समझ होता है, उसकी जो प्रतिक्रिया होती है वो क्या करती है,
कंस्टिट्यूट इट मीन्स बनाती है द फॉर्मेटिव पार्ट ऑफ द पोइट्स करियर, पोइट्स के करियर का फॉर्मेटिव पार्ट इट मीन्स प्रारंभिक भाग जो है पोइट के करियर का वो बनाती है। ठीक है, अब आगे है सेकेंड वाला, रिलेशनशिप ऑफ द पोएट टू हिट्स ऑथर, ऑथर के साथ रिलेशनशिप पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग मेनली पास्ट के बारे में डिस्कस किए। अब आगे है टी.एस. इलियट बिलीव्स दैट, टी.एस. इलियट का ऐसा मानना है, ए पोएम हैज कॉम्प्लेक्स एंड वाइटल रिलेशन टू इट्स ऑथर, एक पोएम का काफ़ी कॉम्प्लेक्स और वाइटल इट मीन्स महत्वपूर्ण रिलेशन होता है इसके ऑथर के साथ। स्ट्रेंजली इनफ, काफ़ी अजीब है, द क्रिएशन ऑफ द पोएम हैज़ नथिंग टू डू विद द पर्सनल इमोशन, कि पोएम का जो क्रिएशन किया जाता है ना, पोएम को जो बनाया जाता है उसका पर्सनल इमोशन से कोई लेना देना नहीं है, पर्सनल इमोशन से एंड द फीलिंग ऑफ द पोएट, और पोएट के पर्सनल इमोशन से या पोएट के फीलिंग से उसका कोई लेना देना नहीं होता है पोएम के क्रिएशन का, पोएम की रचना का। ही रीजन इट, वह इसका कारण देते हैं, बिकॉज, क्योंकि द आर्ट इमोशन, क्योंकि जो आर्ट का इमोशन होता है ना, इज डिफरेंट फ्रॉम द पर्सनल इमोशन, वो क्या होता है, डिफरेंट होता है, अलग होता है पर्सनल इमोशन से ऑफ द पोएट के। द इमेच्योर पोएट, जो इमेच्योर पोएट होते हैं, में ब्लाइंडली कॉपी अदर पोएट्स, वो ब्लाइंडली दूसरे पोएट्स को कॉपी करते हैं, बट द मैच्योर पोएट्स, लेकिन जो मैच्योर पोएट्स है एंड आर्टिस्टिक है, और जो आर्टिस्टिक है मतलब जिनके अंदर रचना करने की पावर है, यूनिक पावर, उनके अंदर क्या होती है, यूनिक पावर, इट मीन्स एक अद्भुत पावर होती है, टू मॉडिफाइंग देयर पर्सनल इमोशन, कि वो लोग क्या करते हैं, अपने पर्सनल इमोशन को मॉडिफाई कर पाते हैं, इट मीन्स होता है ना और अच्छे से प्रस्तुत करना या फिर थोड़ा बदलाव करके प्रस्तुत करना इनटू द आर्टिस्टिक इमोशन। मतलब जो मैच्योर पोएट होते हैं या आर्टिस्टिक पोएट होते हैं, वे उनके पास एक अनोखा पावर होता है जिसके थ्रू वो क्या करते हैं, अपने पर्सनल इमोशन को मॉडिफाई करके उसको आर्टिस्टिक इमोशन में चेंज कर देते हैं। अब आगे है, अकॉर्डिंग टू इलियट, इलियट के अकॉर्डिंग, टू काइंड्स ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स, कि दो तरह के जो कंस्टिट्यूएंट्स इसमें संगठन होते हैं, गो इनटू द मेकिंग ऑफ द पोएम, तो पोएम के मेकिंग में दो तरह के संगठक लगते हैं, कौन कौन सा, द पर्सनल एलिमेंट लगता है एक, और द एक इम्पर्सनल एलिमेंट्स लगता है। अब आगे है, इलियट स्ट्रेसेस द सुप्रीम रोल ऑफ द माइंड ऑफ द पोएट इन द प्रोसेस ऑफ पोएटिक क्रिएशन, तो इलियट अब स्ट्रेस इस चीज पे जोर देते हैं कि सुप्रीम रोल, कि ऐसे महत्वपूर्ण बहुत बड़ा रोल होता है माइंड का ऑफ द पोएट, पोएट के माइंड का बहुत बड़ा रोल होता है इन द प्रोसेस ऑफ पोएटिक क्रिएशन, कोई भी पोएटिक क्रिएशन को बनाने में, कोई भी पोएटिक रचना करने में। आगे है रेफरिंग इट मीन्स जिक्र करते हुए, टू द साइंटिफिक एनालॉजी, इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि एक वैज्ञानिक तुलना करते हुए, इलियट डिस्कसेस, इलियट व्याख्या करते हैं द वाइटल रोल ऑफ द माइंड, कि कैसे महत्वपूर्ण रोल है माइंड का ऑफ द पोएट के इन राइटिंग पोएट्री के राइटिंग। ठीक है, अब he says that, वह कहते हैं दैट द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर डाइऑक्साइड, कि जब सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को का कॉम्बिनेशन तैयार किया जाता है, दोनों को मिलाया जाता है, प्रोड्यूसेस सल्फरस एसिड, ये क्या प्रोड्यूस करता है, सल्फरस एसिड प्रोड्यूस करता है, बट देन फॉर द स्मूथ एंड सक्सेसफुल कंडक्ट ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन, लेकिन ये जो केमिकल रिएक्शन हुआ, ऑक्सीजन और सल्फर डाइऑक्साइड मिला, तो उसके अच्छे से सक्सेसफुल रिएक्शन के लिए द प्रेजेंस ऑफ द फिलामेंट ऑफ प्लेटिनम इज ए मस्ट, कि किस क्या जरूरी होता है, मतलब प्रेजेंस जरूरी होता है, किसका प्रेजेंस, फिलामेंट ऑफ प्लेटिनम, ऑक्सीजन को सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाने के लिए फिलामेंट ऑफ प्लेटिनम की उपस्थिति कंफर्म जरूरी होती है। दिस इज बिकॉज, या इसलिए क्योंकि द फिलामेंट ऑफ प्लेटिनम, क्योंकि जो फिलामेंट है प्लेटिनम का, फिलामेंट इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं ना, पहले जो येलो कलर का बल्ब आता था तो उसके अंदर फिलामेंट लगा होता था ना, तो बल्ब के अंदर तो ऐसे टंगस्टन का लगाते हैं फिलामेंट, तो बट यहाँ पे जो बात हो रही है वो प्लेटिनम की हो रही है। फिलामेंट ऑफ प्लेटिनम वर्क्स एज ए कैटलिस्ट इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं एक उत्प्रेरक का काम करता है। ठीक है, फिलामेंट ऑफ प्लेटिनम किसका काम करता है, उत्प्रेरक इट मीन्स क्या कर सकते हैं हम, जो कि किसी भी प्रतिक्रिया को और तेज कर दे, तो यहाँ पे वही तेज करने का, फिलामेंट ऑफ प्लेटिनम उस प्रतिक्रिया को और तेज करने का काम करता है। इन एसिलरेटिंग यानी हम लोग बोल सकते हैं तेज करने के लिए, द रेट ऑफ रिएक्शन की दर को, रेट को तेज करने के लिए, एट लो टेम्परेचर पे भी, रिमेनिंग इटसेल्फ अनचेंज्ड, और खुद को क्या कर रखता है, अनचेंज्ड रखता है और अनअफेक्टेड रखता है। ठीक है, तो फिलामेंट जो है प्लेटिनम का, वो एक उत्प्रेरक का काम करता है उस प्रतिक्रिया को तेज करने के लिए लो टेम्परेचर पे, और खुद को इससे क्या रखता है, अनचेंज्ड और अनअफेक्टेड, मतलब इसका इफेक्ट फिलामेंट पे, प्लेटिनम के फिलामेंट पे कुछ नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये प्रतिक्रिया का एग्जाम्पल दिए। सिमिलरली सेम उसी तरह इन द प्रोसेस ऑफ पोएटिक क्रिएशन, कि जब कोई पोएटिक रचना की जाती है,
द माइंड ऑफ द पोएट, तो पोएट का जो माइंड होता है वर्क्स एज ए कैटलिस्ट, वो एक कैटलिस्ट इट मीन्स उत्प्रेरक का काम करता है, ठीक है, मतलब उस प्रतिक्रिया को, पोएम बनाने वाले प्रतिक्रिया को और तेज कर देता है, देयर बाय अफेक्टिंग द होल प्रोसेस, जिससे कि क्या होता है पूरा प्रोसेस इफेक्ट होता है और पोएटिक क्रिएशन का पूरा प्रोसेस इफेक्ट हो रहा है। जैसे कि फिलामेंट के उपस्थिति से, प्लेटिनम के फिलामेंट की उपस्थिति से केमिकल रिएक्शन था, इफेक्ट हुआ, उसी तरह पोएट के माइंड के प्रेजेंस से पोएटिक प्रोसेस जो होता है पूरी तरह से इफेक्ट होता है, रिमेनिंग इटसेल्फ अनअफेक्टेड और अनचेंज्ड, लेकिन जो पोएट का माइंड है वो इससे अनअफेक्टेड और अनचेंज्ड रहता है। अब आगे इलियट सेज दैट, इलियट कहते हैं द माइंड ऑफ द पोएट इज शेयर टू प्लेटिनम, इसलिए वो कहते हैं कि जो माइंड होता है पोएट का वो एक टुकड़ा होता है प्लेटिनम का, ठीक है। ये लाइन बार बार आप पढ़े होंगे, मोस्टली ये लाइन दिया होता है जब भी आप टीएस इलियट के कोई वर्क को, क्रिटिकल वर्क को जज कर रहे हो या आप लोग के सिलेबस में है तो। फिर आगे है हेंस इलियट अफर्म्स दैट, यहाँ पे फिर से इलियट इस चीज़ पे जोर देते हैं, कहते हैं, व्याख्या करते हैं दैट द इमोशन ऑफ आर्ट, की आर्ट में जो इमोशन होता है, कोई भी कला में जो इमोशन होता है, भावनाएं होती है या फिर लिटरेचर में, वो आर इम्प्रेशनल, वो क्या होना चाहिए, इम्प्रेशनल होना चाहिए, इट मीन्स व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए, पर्सनल नहीं होना चाहिए। फिर डिसमिसेस, वह डिसमिस करते हैं, इट मीन्स खारिज करते हैं, वर्ड्सवर्थ थ्योरी ऑफ इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, इट मीन्स जो इमोशन होती है, जो भावनाएं होती है वो एकत्र की जाती है, ट्रैंक्विलिटी इट मीन्स शांति में, खुद को शांत रख के, खुद को काम रख के। लेकिन टीएस इलियट क्या कहते हैं, वर्ड्सवर्थ की इस थ्योरी को डिसमिस करते हैं, खारिज करते हैं, और इसी थ्योरी को, मतलब जो वर्ड्सवर्थ की थ्योरी को खारिज किए हुए हैं, वर्ड्सवर्थ की थ्योरी के अगेंस्ट गए हुए हैं टीएस इलियट, इसी को कहा जाता है टीएस इलियट का थ्योरी ऑफ डिपर्सनलाइजेशन, ठीक है। तो थ्योरी ऑफ डिपर्सनलाइजेशन ये भी टीएस इलियट से रिलेटेड है, जिसमें कि वो वर्ड्सवर्थ की जो इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, इस थ्योरी को खारिज किए हुए हैं। अब आगे है यहाँ पे एक इलियट कहते हैं, वही इमोशन के बारे में कह रहा है कि पोइट्री इज नॉट ए टर्निंग लूज ऑफ इमोशन, की पोइट्री में ना इमोशन को दिखाया जाना चाहिए बट एन एस्केप फ्रॉम इमोशन, बल्कि इमोशन से बचना चाहिए। इट इज नॉट एन एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनैलिटी, ये पर्सनैलिटी का एक्सप्रेशन नहीं होता, बट एन एस्केप फ्रॉम पर्सनैलिटी, बल्कि पर्सनैलिटी से दूर भागना, बचना होता है, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब कोई ऑथर जो है, जो रोमांटिक पीरियड का जो ऑथर होता था, वो क्या करता था ना, अपनी प्रेमिका के बारे में, किसी चीज़ के बारे में या कोई भी ऑब्जेक्ट के बारे में अपनी पर्सनल फीलिंग को लिखता था। तो पोएट जो है उसी चीज़ के टीएस इलियट अगेंस्ट है कि ये नहीं होना चाहिए, किसी के पर्सनल फीलिंग्स पे, पर्सनल एक्सपीरियंस पे, पर्सनल भावनाओं पे बेस्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस लाइन के थ्रू पोएट यही कहना चाह रहे हैं। तो ये लाइन भी आपको कभी कभी एग्जाम में एक्सप्लेन करने आएगा, तो आपको इंट्रोडक्शन जो है उसी तरीके से लिखना है कि ये लाइन जो है थ्योरी ऑफ इम्प्रेशनल, मतलब बोल सकते हैं ट्रेडिशनल इंडिविजुअल टैलेंट के थ्योरी ऑफ इम्प्रेशनैलिटी से ली गई है, और ये इसमें वर्ड्सवर्थ की थ्योरी जो थी इमोशन रिफ्लेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, उसको खारिज करते हुए टीएस इलियट अपना थ्योरी देते हैं। इसी तरह इंट्रोडक्शन में, तो इसी के इंट्रोडक्शन से आप 5-6 लाइन लिख सकते हो, टीएस इलियट के बारे में 2-3 लाइन लिख सकते हो, फिर यहाँ पे थोड़ा बहुत मेंशन कर सकते हो। तो इस तरह से एक्सप्लेनेशन भी सॉल्व कर सकते हो। एक्सप्लेनेशन वैसे तो हम सॉल्व करवाएंगे अगर आपने एमबीयू यूनिवर्सिटी या मुंगेर यूनिवर्सिटी से हो, तो 2018 और 2020 का एक्सप्लेनेशन हम सॉल्व करवा देंगे, ताकि आपको एक तरीका पता चल जाए कि कैसे सॉल्व करना है। अब आगे हम लोग देखते हैं, कंक्लूजन है सबसे एंड में। 10 इस प्रकार टीएस इलियट इम्प्रेशनल थ्योरी, टीएस इलियट की जो इम्प्रेशनल थ्योरी है, जो आपको क्वेश्चन रहेगा वो यहाँ वही लिखना, इम्प्रेशनल थ्योरी ऑफ पोइट्री, इम्प्रेशनल थ्योरी ऑफ आर्ट, या फिर इम्प्रेशनल थ्योरी रहे तो वही मेंशन करना। इज ऑफ इमेंस क्रिटिकल, इमेंस क्रिटिकल मीन्स वो अत्यधिक आलोचनात्मक है, एज वेल एज क्रिएटिव सिग्निफिकेंस, और एक इसका रचनात्मक महत्व भी है, एज इट सेमिनली गाइड्स, क्योंकि यह क्या करता है, गाइड्स सेमिनली, इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि मौलिक रूप पे, एक बेसिक स्तर पे गाइड करता है, निर्दिष्ट करता है, दिशा दिखाता है। एंड इनलाइटेंस, इट मीन्स भी हो जाता है पथ निर्देशित करता है, प्रकाश दिखाता है। द पोइट्स को एंड आर्टिस्ट को इन द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, किस चीज़ में दिशा दिखाता है, इन द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, जो जटिल प्रोसेस होता है, जटिल प्रक्रिया होता है, क्रिएटिंग समथिंग रियली रियल एंड जेन्युइन। जब कोई ऑथर या आर्टिस्ट कुछ रियल या कुछ जेन्युइन क्रिएट करना चाहता है, खुद का क्रिएट करना चाहता है, तो जो टीएस इलियट की थ्योरी है, इम्प्रेशनैलिटी थ्योरी ऑफ पोइट्री या इम्प्रेशनैलिटी थ्योरी है, उसमें तो उस ऑथर की काफ़ी हेल्प होती है जेन्युइन वर्क क्रिएट करने में,
कुछ रियल वर्क क्रिएट करने में। अब आगे है, ये आगे वाला जो स्टैंजा है ना, आप तभी मेंशन करना जब आपको पोइट्री के बारे में पूछा हो, इम्प्रेशनलिटी थ्योरी ऑफ पोइट्री पूछा हो, तभी मेंशन करना। एजी जॉर्ज कमेंट्स कि एजी जॉर्ज कहते हैं इलियट थ्योरी ऑफ द इम्प्रेशनैलिटी, इट मीन्स जो इलियट की थ्योरी ऑफ इम्प्रेशनैलिटी की जो थ्योरी है, सिद्धांत है, ऑफ द पोइट्री, पोइट्री की, इज द ग्रेटेस्ट थ्योरी ऑफ द नेचर ऑफ द पोइटिक प्रोसेस। तो वो पोइटिक प्रोसेस की, मतलब एक कविता बनाने की प्रक्रिया की सबसे क्या है, ग्रेटेस्ट थ्योरी है, सबसे अच्छी, सबसे बड़ी थ्योरी है, सबसे महान थ्योरी है, सबसे फेमस थ्योरी है आफ्टर वर्ड्सवर्थ। लेकिन ये जो है टी.एस. इलियट को वर्ड्सवर्थ के बाद का स्थान दिया हुआ है। आफ्टर वर्ड्सवर्थ रोमांटिक कंसेप्शन ऑफ पोइट्री, तो वर्ड्सवर्थ जो रोमांटिक कंसेप्शन ऑफ पोइट्री दिए हुए हैं ना, उसके बाद बोलते हैं ये जो एजी जॉर्ज बोलते हैं कि टी.एस. इलियट की जो वो थ्योरी है पोइटिक प्रोसेस की, वो भी काफ़ी महान है, लेकिन ये टी.एस. इलियट को वर्ड्सवर्थ के बाद का जगह दिए हैं, क्योंकि वर्ड्सवर्थ, कुछ लोग जो है वर्ड्सवर्थ की जो इमेजिनेटिव जो प्रोसेस था ना पोएम का, जो ये वर्ड्सवर्थ बोलते थे इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, तो कुछ ऑथर जो है उस चीज़ को भी सपोर्ट किए, तो ये नंबर 1 पोजीशन वर्ड्सवर्थ को देते हैं एजी जॉर्ज, लेकिन उनके बाद वो दूसरा पोजीशन इलियट को देते हैं कि ये भी थ्योरी जो है काफ़ी अच्छी है वर्ड्सवर्थ की थ्योरी के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे ये ख़त्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, कोई ना कोई नोट्स के टॉपिक पे। तब तक के लिए बाय।